Hello everyone, welcome back again to another episode of cardiovascular system. पिछले कुछ लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने शॉक जो है उसे स्टार्ट किया था और हम लोगों ने ये देखा था कि शॉक क्या होता है और उसकी जो वेरियस टाइप्स थी लाइक हाइपोवोलेमिक शॉक, ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक और कार्डियोजेनिक शॉक हम लोगों ने कवर किया था। आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग शॉक की आखिरी जो टाइप है डेट इज़ कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो आप पहले वो देख लें ताकि आपका बेसिक कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम, लेट्स गेट इनटू इट। देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने आज जो स्टार्ट करना है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। पहले बेटा ये याद रखें कि हम लोगों ने एक बात डिस्कस की थी कि शॉक के अंदर ब्लड प्रेशर फॉल करता है। अगर आप यहाँ देखें, मैं रिकॉल अगर आपको करूँ तो ब्लड प्रेशर फॉल करता है। अब ब्लड प्रेशर के फॉल करने की वजह बहुत सारी हो सकती हैं। हो सकता है कि वेसल्स की जो रेजिस्टेंस है वो जो है वो कम हो, यानी वैसो डायलेशन हो, जिसको हम लोग SVR कहते हैं, यानी सिस्टेमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस जो है वो कम होगी तब भी ब्लड प्रेशर कम होगा, या कार्डियक आउटपुट कम होगी तो ब्लड प्रेशर कम हो सकता है, या इसके अलावा ब्लड वॉल्यूम अगर कम है तब भी ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। इन ईच सिनेरियो अगर ब्लड प्रेशर कम होगा तो ब्लड जो है वो टिश्यूज़ तक इजीली परफ्यूज़ नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से एस्कीमिया हो जाएगा, बाद में नेक्रोसिस एंड सो ऑन डेथ, जिसे हम लोगों ने शॉक कहा था। अब इस रिकॉल वाले पैराग्राफ में अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर उसने लिखा है कि CO मीन्स कार्डियक आउटपुट। अगर हम देखें, हाइपोवोलेमिक शॉक हो गया, कार्डियोजेनिक शॉक हो गया या ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक हो गया, इन तमाम सिनेरियोज़ के अंदर मेन कार्डियक आउटपुट कम हो जाता था, तो जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर फॉल करता था। आज का जो हमारा जो लेक्चर है ना, जिसमें हमने डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक के बारे में पढ़ना है, ये शॉक की एक ऐसी टाइप है कि जिसके अंदर जो सबसे मेन चीज़ है वो क्या है, वो है SVR। अगर आपको ये SVR दिख रहा हो, जिसका मतलब ये है कि डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक में वेसल्स जो हैं वो डायलेट कर जाएंगी, इतनी डायलेट कर जाएंगी कि ब्लड प्रेशर फॉल कर जाएगा। हम देखेंगे आगे जाके कि डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक में एक तो वेसल्स डायलेट करेंगी और दूसरा वेसल्स की परमीएबिलिटी बढ़ जाएगी। अब इससे क्या होगा, जब वेसल्स डायलेट करेंगी तो उससे ब्लड प्रेशर फॉल करेगा। जब वेसल्स की परमीएबिलिटी बढ़ जाएगी तो ब्लड जो है वो वेसल्स से लीक आउट हो जाएगा, तो ब्लड वॉल्यूम भी कम हो जाएगा। दोनों सिनेरियोज़ जो हैं वो क्या करेंगे, दोनों ब्लड प्रेशर की कमी का बाइस बनेंगे। जब ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा तो टिश्यूज़ तक ब्लड परफ्यूज़ नहीं कर पाएगा। ऐसा शॉक हमारे पास क्या कहलाता है बेटा, डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। क्या कहलाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। अब इस टेबल को जो है वो आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये एक कंपैरेटिव टेबल है जिसमें उसने बताया है कि किस शॉक की किस टाइप में कौन सा जो है वो मेन जो है वो मैकेनिज़्म होता है। ठीक है, तो हम लोग अपना जो है वो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए, डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक को पढ़ने के लिए आपने अगर डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक को अच्छे से पढ़ना है तो उसमें हमारे पास फर्दर टाइप्स हैं। आप बस एक बेसिक कंसेप्ट याद रखें कि डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक किस वजह से होगा, वेसल्स की परमीएबिलिटी और वेसल्स की रेजिस्टेंस, इन दोनों में आपने याद रखना है कि यानी डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक के अंदर एक तो वेसल्स एक्सपैंड कर जाएंगी, डायलेट कर जाएंगी। अब जब वेसल्स डायलेट करेंगी तो इसका मतलब सिस्टेमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस यानी SVR कम हो जाएगा। अब टिश्यूज़ परफ्यूजन नहीं हो पाएगी, तो टिश्यूज़ जब परफ्यूज़ ही नहीं होंगे तो एस्कीमिया, देन नेक्रोसिस, देन ऑर्गन फेलियर। सो दिस इज़ द बेसिक कंसेप्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। कि डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक में मेन चीज़ आपने याद रखनी है कि वेसल्स की जो रेजिस्टेंस है, यानी वेसल्स जो डायलेशन है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। जब वेसल्स बहुत ज़्यादा डायलेट हो जाएंगी तो ब्लड को परफ्यूज़ करने में दिक्कत होगी। ये डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक है। हम लोगों ने अब जो पहला पढ़ना है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक की टाइप्स, सेप्टिक शॉक। ठीक है, इस सेप्टिक शॉक को समझने के लिए ना आपने इस डायग्राम को गौर से देखना है। ठीक है, इस डायग्राम को आपने गौर से देखना है।
अब इस डायग्राम में क्या होता है, देखिए सेप्टिक का क्या मतलब होता है। अगर आपको पता हो, कुछ सेप्टिक कहते हैं कि अगर ब्लड में बैक्टीरिया और उसके टॉक्सिन्स मौजूद हों तो इस चीज़ को हम सेप्टिसीमिया कहते हैं। अगर कहीं आपने वर्ड सुना हो सेप्टिसीमिया, सेप्टिसीमिया का मतलब है कि ब्लड में बैक्टीरिया और उसके टॉक्सिन्स का मौजूद होना। तो ये सेप्टिसीमिया से ही एक वर्ड निकला है जिसका हम सेप्टिक शॉक पढ़ने जा रहे हैं। इसके बेसिक जो कंसेप्ट है वो इसके राउंड अबाउट ही रिवॉल्व करेगा। अब इसको समझने के लिए आपके सामने एक पिक्चर में एक ब्राउन कलर का एक बंदा दिख रहा होगा आपको। दिस इज़ जर्म, ये बैक्टीरिया हमने बनाया, ठीक है। अब इमेजिन करें, सपोज कर लें कि ये एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। अगर बॉडी के अंदर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हमला कर दें, इन्वेड कर दें, तो ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, कुछ एंडोटॉक्सिन्स रिलीज़ करते हैं। क्या करते हैं, कुछ एंडोटॉक्सिन्स रिलीज़ करते हैं। ये एंडोटॉक्सिन्स क्या करते हैं, ये एंडोटॉक्सिन्स जो इर्द गिर्द के टिश्यूज़ के सेल्स हैं उन्हें डैमेज करते हैं और वहाँ से कुछ मेडिएटर्स रिलीज़ होते हैं लाइक प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ल्यूकोट्रीन्स। ये केमिकल मीडिएटर्स रिलीज़ होते हैं। ये केमिकल मीडिएटर्स जाते हैं मास्ट सेल के पास और मास्ट सेल्स क्या करता है कि इन मास्ट सेल्स को एक्टिव करता है, यानी ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स और ल्यूकोट्रीन्स मास्ट सेल्स को एक्टिव करते हैं और मास्ट सेल्स फर्दर कुछ मीडिएटर्स रिलीज़ करता है लाइक प्रोटीएजेस, कीमोटैक्टिक एजेंट्स लाइक हिस्टामिन। अब ये जो केमिकल मीडिएटर्स हैं इनका क्या काम है, लेट्स सपोज हिस्टामिन की अगर हम बात करें, इसके क्या होगा कि हिस्टामिन ब्लड वेसल्स की तरफ आएगा और ब्लड वेसल्स क्या एक तो डायलेट कर देगा और दूसरा उसकी परमीएबिलिटी को बढ़ा देगा। अब जब वेसल्स लीक हो जाएंगे तो वेसल्स के अंदर से ब्लड बाहर की तरफ निकलना शुरू हो जाएगा, यानी इंटरस्टिशियल स्पेसेस में ब्लड चला जाएगा। इससे क्या होगा कि ब्लड प्रेशर फॉल करेगा। क्यों, ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ आई है? मैं रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले क्या हुआ कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो था उसने क्या किया, वेट अ सेकेंड। सबसे पहले क्या हुआ कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया उसने बॉडी पे हमला किया। उसके हमला करने के नतीजे में उसने क्या किया कि एंडोटॉक्सिन्स सिक्रीट किए। इन एंडोटॉक्सिन्स ने सबसे पहले इर्द गिर्द के जो टिश्यूज़ थे उनको डैमेज किया। उन टिश्यूज़ के डैमेज होने की वजह से उन टिश्यूज़ से कुछ केमिकल मीडिएटर्स रिलीज़ हुए जो कि लाइक प्रोस्टाग्लैंडिन्स और ल्यूकोट्रीन्स वगैरह। ये केमिकल मीडिएटर्स जो इर्द गिर्द मास्ट सेल्स होंगे उन्हें क्या करेंगे, एक्टिवेट कर देंगे और वो मास्ट सेल्स इन प्रोस्टाग्लैंडिन्स और ल्यूकोट्रीन्स की वजह से कुछ फर्दर मीडिएटर्स रिलीज़ करेगा लाइक प्रोटीएजेस, लाइक हिस्टामिन्स और कीमोटैक्टिक एजेंट्स। मैं आपको वन बाय वन आपको बताता हूँ। हिस्टामिन क्या करेगा, हिस्टामिन क्या करेगा, ब्लड वेसल्स की तरफ आएगा। ये हिस्टामिन आ गया जी ब्लड वेसल की तरफ। सबसे पहले ये ब्लड को डायलेट कर देगा, यानी ब्लड का जो डायमीटर है उसको बढ़ा देगा, वेसल्स डायलेट कर देगा। दूसरा ये हिस्टामिन क्या करेगा, इस ब्लड वेसल्स को ना लीक कर देगा। ये देखिए यहाँ से लीकेज हो जाएगी और ब्लड वेसल्स में जो ब्लड होगा वो क्या होगा, बाहर की तरफ आ जाएगा। क्या होगा, बाहर की तरफ आ जाएगा। जब ब्लड वेसल्स से ब्लड ही बाहर की तरफ आ जाएगा तो अंदर मौजूद ब्लड का वॉल्यूम फॉल कर जाएगा। तो हमने पढ़ा है जब ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा तब ब्लड प्रेशर फॉल कर जाएगा। जब ब्लड प्रेशर फॉल करेगा तो परफ्यूजन कम हो जाएगी। इसी तरह क्या होता है कि ये जो हमारे पास प्रोटीएजेस हैं ये क्या काम करते हैं, ये प्रोटीएजेस करते ये हैं कि कंप्लीमेंट कुछ प्रोटीन्स हैं C3 और C5, इन्हें एक्टिव करके C3A और C5A में कन्वर्ट करते हैं। ये जो हमारे पास कंप्लीमेंट प्रोटीन्स है ये भी वेसल्स को डायलेशन और वेसल्स की परमिएबिलिटी में रोल प्ले करते हैं। तो ये मास्ट सेल्स ने जो चीज़ें रिलीज़ की इनकी वजह से ये हुआ। अब यहाँ पर अगर आपको कीमोटैक्टिक एजेंट नज़र आ रहा है तो मास्ट सेल्स जब कीमोटैक्टिक एजेंट्स रिलीज़ करता है तो कीमोटैक्टिक एजेंट्स की वजह से जो ब्लड सेल्स हैं जिसमें हमारे पास मोनोसाइट्स हैं, हमारे पास न्यूट्रोफिल्स हैं, मैक्रोफेजेस हैं, ये तमाम दौड़ते हैं बैक्टीरिया की तरफ कि हम इसे मारते हैं। अब देखें होता क्या है, ये देखें यहाँ पर एक मैक्रोफेज पड़ा है, लेट्स सपोज, ठीक है। अब ये मैक्रोफेज क्या करेगा, बैक्टीरिया को जब मारने आएगा तो इसके अंदर से भी कुछ साइटोकाइंस रिलीज़ होंगे लाइक इंटरल्यूकिन 1, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फ़ा, इंटरल्यूकिन 6, इंटरल्यूकिन 8। अब आपको पता होगा कि अगर कि फ़ीवर के अंदर क्या होता है, ये जो इंटरल्यूकिन 1 और ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फ़ा है ये हाइपोथैलेमस के पास जाते हैं
उसके जो सेट पॉइंट है उसको रीसेट कर देते हैं और फीवर हो जाता है। अब फीवर क्यों किया जाता है, ये मैक्रोफेजेस क्यों ये साइटोकाइंस रिलीज़ कर रहे हैं और ये साइटोकाइंस क्यों फीवर प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसकी रीज़न अगर आपको पता हो कि फ़ीवर में बैक्टीरिया की प्रोलिफरेशन कम होती है। सो ये एक प्रोटेक्टिव आप कह लें कि इम्यून सिस्टम का ही एक पार्ट है। इसी तरह इंटरल्यूकिन 6 जो है वो एक्यूट फेज़ प्रोटीन्स को बढ़ा देते हैं लीवर की। इंटरल्यूकिन 8 फैगोसाइटिक एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब इसी तरह ये आपके पास एक न्यूट्रोफिल है। न्यूट्रोफिल भी कोशिश करता है कि जो बैक्टीरिया ने हमला किया इसे मारा जाए, लेकिन वो जो चीज़ें रिलीज़ कर रहा होता है न्यूट्रोफिल्स, उसको कहते हैं ROS। ROS मीन्स रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़। ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ बजाय फ़ायदा देने के उल्टा क्या नुकसान देती हैं कि ब्लड वेसल्स के अंदर कुछ माइक्रो क्लॉट्स प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती हैं, जिससे ब्लड के फ़्लो में हिंड्रेंस क्रिएट होती है, ठीक है। तो ये अभी तक आपको जो मैकेनिज़्म है मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ। अब आप ये देखें कि एंडोटॉक्सिन्स एक और काम करते हैं। ये एक तो टिश्यूज़ को डैमेज कर रहे थे और फर्दर ये काम कर रहे थे। दूसरा एंडोटॉक्सिन्स क्या करते हैं कि डायरेक्ट ब्लड वेसल्स की तरफ जाते हैं और PAI प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर इनहिबिटर को ये एक्टिव कर देते हैं। उसकी एक्टिवेशन से ये होता है कि प्लाज्मिनोजन प्लाज्मिन में कन्वर्ट नहीं होता। जब प्लाज्मिन नहीं बनेगा तो क्लॉट्स जो हैं वो यानी लोथरे जो हैं वो टूटेंगे नहीं, फिब्रोनोलाइसिस नहीं होगी। तो छोटे छोटे क्लॉट ना ये ब्लड वेसल्स में बनते हैं, आपको ब्लैक कलर में दिख रहा होगा। अब बहुत सारे जब ये ब्लड वेसल्स के अंदर क्लॉट बनते हैं, इस कंडीशन को हम लोग DIC यानी डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलोपैथी कहते हैं। ये एक पैथोफिजियोलॉजी थी सेप्टिक शॉक की। मैं आपको अगेन रिपीट कर देता हूँ। सेप्टिक शॉक में आपने जो मेन कंसेप्ट याद रखना है कि बैक्टीरिया जब बॉडी के अंदर एंटर होते हैं तो वो एंडोटॉक्सिन्स रिलीज़ करते हैं। अब ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में आपको पता है लिपोपोलिसैकेराइड्स जो हैं दे एक्ट एज दी एंडोटॉक्सिन्स। अब ये एंडोटॉक्सिन्स दो काम करते हैं, दो काम आपने ज़हन में याद रखने हैं। सबसे पहले या तो ये डायरेक्ट ब्लड वेसल्स की तरफ जाएंगे या ये टिश्यूज़ जो इर्द गिर्द के टिश्यूज़ हैं उनको डैमेज करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं वही चीज़ कि यहाँ से मैं सॉरी अब पहले हम ये देख लेते हैं कि एंडोटॉक्सिन्स डायरेक्ट चले गए ब्लड वेसल्स की तरफ। किधर चले गए? ब्लड वेसल्स की तरफ, ठीक है। अब ब्लड वेसल्स में जाके ये क्या करेंगे? ब्लड वेसल्स में जाके इन्होंने करना ये है कि PAI जिसको मैंने कहा प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर इनहिबिटर को बढ़ा देंगे, ठीक है, ये एंडोटॉक्सिन्स। अब जब ये प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर इनहिबिटर 1 की जो रिलीज़ है ये ज़्यादा होगा तो ये प्लाज्मिनोजन को प्लाज्मिन में कन्वर्ट नहीं होने देगा। जब प्लाज्मिन नहीं बनेगा तो अगर जो छोटे छोटे क्लॉट्स बनेंगे वेसल्स के अंदर वो ब्रेक नहीं होंगे, वो बनते जाएंगे। तो जब क्लॉट्स बहुत सारे बनना स्टार्ट हो जाएंगे इसको हम कहते हैं डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलोपैथी। तो पहले तो एंडोटॉक्सिन ने यहाँ से काम ख़राब किया कि ब्लड वेसल्स के अंदर कुछ माइक्रो क्लॉट्स बनाना शुरू कर दिए। इन क्लॉट्स की वजह से ब्लड के फ़्लो में दिक्कत आई। अब ब्लड फ्लो ही नहीं कर रहा, जाहिर बात है वो टिश्यूज़ तक परफ्यूज़ नहीं सही से कर पाएगा। हाइपोक्सिया प्रोग्रेसिस टू इस्कीमिया। सो पहला ये काम इसने जो है वो काम ख़राब किया। फिर एंडोटॉक्सिन्स क्या करता है कि इर्द गिर्द के टिश्यूज़ को डैमेज करता है। उन टिश्यूज़ के डैमेज होने की वजह से होता ये है कि वहाँ से कुछ मीडिएटर्स रिलीज़ होते हैं लाइक प्रोस्टाग्लैंडिन्स और ल्यूकोट्रीन्स। ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स मास्ट सेल्स को कहते हैं भैया कुछ करो। मास्ट सेल्स कहता है ओके जी मैं करता हूँ, और वो क्या रिलीज़ करना शुरू कर देता है उल्टा हिस्टामीन्स, ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ल्यूकोट्रीन्स, कीमोटैक्टिक एजेंट्स, प्रोटीएजेस। अब ये हिस्टामीन ब्लड को बजाय कंपेंसेशन करने के ये हिस्टामीन ब्लड को और वेसल्स को और डायलेट कर देती है। अब वेसल्स जब डायलेट होती है ब्लड प्रेशर फॉल करता है। इसी तरह ये हिस्टामीन ब्लड वेसल्स को लीक कर देती है। जब लीक कर देती है तो ब्लड जो है इंटरस्टिशियस स्पेसिस में निकल जाता है और ब्लड का वॉल्यूम फॉल कर जाता है। दोनों सूरतों में ब्लड प्रेशर फॉल कर गया। अब जब ब्लड प्रेशर फॉल कर गया तो ब्लड की परफ्यूजन जो है वो स्टॉप हो जाती है। ये था सेप्टिक शॉक। इसी तरह हमने पढ़ा कि कीमोटैक्टिक एजेंट्स क्या करते हैं, आप कह लें कि अट्रैक्ट करते हैं कि आओ लड़ो हमारे साथ, ठीक है। कीमोटैक्टिक एजेंट्स वाइट ब्लड सेल्स को कहते हैं बैक्टीरिया के पास पहुंचो। अब वो इंटरल्यूकिन 1 यानी साइटोकाइंस रिलीज़ करते हैं, वहाँ फीवर हो जाता है और फ्ला ये सब चीज़ें जो हैं दे कंट्रीब्यूट टू डिक्रीज़ इन ब्लड प्रेशर। जब BP फॉल करेगा तो ब्लड परफ्यूजन कम हो जाएगी। सो ये था सेप्टिक शॉक की एक पैथोफिजियोलॉजी जो कि मैंने आपको समझाने की कोशिश की। अगर हम इसको रीड करें तो देखिए यहाँ लिखा है
कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया भी कभी कभार हो सकते हैं। दे ऑल्सो रिलीज सम एक्सोटॉक्सिन्स। फंजाई जो हैं दे ऑल्सो रिलीज सम मॉड्यूलेटर्स, जो कि एंडोटॉक्सिस की तरह दिखते हैं लेकिन एंडोटॉक्सिन्स नहीं होते। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपने याद रखना है कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है जिसकी वजह से सेप्टिक शॉक जो है वो देखा जाता है। अब यहाँ पर पैथोफिजियोलॉजी का टेबल है, ये मैंने सब आपको समझाया है, मैं एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ। देखें यहाँ लिखा है कि टिश्यूज़ रिलीज़ केमिकल मीडिएटर्स। जब एंडोटॉक्सिन्स टिश्यूज़ को डैमेज करते हैं तो वहाँ से प्रोस्टाग्लैंडिन्स और ल्यूकोट्रीन्स वगैरह रिलीज़ होते हैं। ये स्टिमुलेट करते हैं मास्ट सेल्स को, और मास्ट सेल्स हिस्टामीन, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, प्रोटीएजेस और कीमोटैक्टिक एजेंट्स को फर्दर रिलीज़ करता है। ये हिस्टामीन क्या करता है, ये वेसल्स को डायलेट कर देता है, वेसल्स की परमिएबिलिटी को बढ़ा देता है, जिससे ब्लड इंटरस्टिशियल स्पेस में लीक आउट होता है, जिससे वेस्कुलर रेजिस्टेंस कम होती है और ब्लड प्रेशर और ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है। इसी तरह हमारे पास होता ये है कि जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स हैं ये क्या करते हैं, ये भी एंडोथेलियल सेल्स की तरफ जाते हैं और वेसल्स की परमिएबिलिटी को बढ़ा देते हैं और डायलेशन को बढ़ा देते हैं। इसी तरह हमने ये देखा कि मोनोसाइट वो क्या करता है कि इंटरल्यूकिन 1 ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फ़ा को रिलीज़ करता है और ये हाइपोथैलेमस में जाके फीवर का वजह बनता है। इंटरल्यूकिन 6 एक्यूट फेज प्रोटीन्स जो हैं जिसमें सी पेप्टाइड है, हेप्टोग्लोबिन है, इनकी क्वांटिटी को बढ़ाता है, जो कि एक इंडिकेशन है कि इन्फ्लेमेशन है बॉडी में। इंटरल्यूकिन 8 जो है वो फेगोसाइटोसिस को बढ़ाता है। अब इन तमाम की वजह से एक चीज़ आप और यहाँ पर देख लें कि होता ये है कि यहाँ पर जो मायोकार्डियल कंट्रैक्शन है ये कम होती है। जब मायोकार्डियल कंट्रैक्शन कम होगी तो टिश्यूज़ तक अगेन परफ्यूजन नहीं हो पाएगी। अब यहाँ पर हमने देखा था कि न्यूट्रोफिल्स बेचारे क्या कर रहे थे कि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ जो हैं उन्हें रिलीज़ कर रहे थे, और ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ फर्दर एंडोथेलियल सेल्स को डैमेज कर रही थी, क्यों वहाँ पर वो थ्रोम्बस या क्लॉट्स वगैरह बना रही थी। फिर हम लोगों ने ये भी एक मैकेनिज़्म देखा कि एंडोटॉक्सिन्स डायरेक्ट क्या करते हैं, प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर इनहिबिटर की क्वांटिटी को ज़्यादा करते हैं, प्लाज्मिन नहीं बन पाता, फिब्रिनोलाइसिस नहीं हो पाती। इसके नतीजे में क्या होता है, डिससेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलोपैथी जैसी कंडीशंस हमें देखने की मिलती हैं, जिसमें क्या होता है कि बॉडी के नेचुरल ऑफरिस से अक्सर ब्लीडिंग देखी गई है, लाइक आइज़, माउथ वगैरह से। सो अब हमने ये देखना है कि आखिर हम इसे ट्रीट कैसे कर सकते हैं। अब देखें बेटा, ट्रीटमेंट में हमेशा मैं ये कहता हूँ कि बीमारी को डायग्नोस करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो डायग्नोस दी आप कह लें डिज़ीज़, फॉरगेट द ट्रीटमेंट। ठीक है, अगर आपको पता लग जाएगा कि ये एक्चुअल में वजह किस वजह से है तो ट्रीटमेंट करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि वजह क्या है। चूँकि सेप्टिक शॉक में मेन वजह बैक्टीरिया है, तो प्रेफरेंस ये दी जाती है कि सबसे पहले आप पता लगा लें कि एक्चुअल में बैक्टीरिया कौन सा है। आप कल्चर कर लें, बैक्टीरिया का पता लगा लें, तो उसके अकॉर्डिंगली कौन सी एंटीबायोटिक सूटेबल है वो आप दें। अगर आपको नहीं पता लग रहा कि बैक्टीरिया कौन सा है, देन डेफिनेटली आप ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स का यूज़ कर सकते हैं। लाइक सेफ्ट्रियोक्सन आप यूज़ कर सकते हैं, पेनिसिलिन्स हैं, बीटा-लैक्टमेज वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक चीज़ लिखी है कि सेफ्ट्रियोक्सन जो है, जो कि 3rd जनरेशन एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम सेफेलोस्पोरिन है, यहाँ पर वो कहता है कि ऐसे बैक्टीरिया लाइक मेनिंजाइटिस हो गया या स्टेफिलोकोकस निमोनिया हो गया, इन्फ्लुएंजा के केसेस में आप दे सकते हैं। वेंकोमाइसिन जो है वो मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस और इसमें, और जेंटामाइसिन सीडोमोनास एरिगिनोसा के केसेस में दे सकते हैं। अब एक बात याद रखें, ये तो आपने हो गया ना सेप्टिक शॉक में आपने बैक्टीरिया एंटीबायोटिक दे दी। इसके अलावा आपने देखा है कि वेसल्स डायलेट कर रही हैं, वेसल्स की परमिएबिलिटी ज़्यादा है। जब परमिएबिलिटी ज़्यादा है तो ब्लड जो है वो बाहर आ रहा है, तो वॉल्यूम कम है, तो आप कुछ फ्लूइड्स भी दे सकते हैं, और वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करने के लिए आप वेसोप्रेसर्स भी दे सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट सेप्टिक शॉक। अगर आपको किसी किस्म का इसमें क्वेश्चन है आप कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है डेट इज़ अबाउट एनाफाइलैक्टिक शॉक। अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा।